बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें एक मेट्रिक स्पेस पहले से दी हुई थी और उसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक नई मेट्रिक उसके ऊपर प्रूव की थी। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं, याद करें कि एक्स डी पहले से ही मेट्रिक स्पेस है और एक और डेफिनेशन हमने यूज़ की d1xy इज इक्वल टू dxy ओवर 1 प्लस dxy। तो हमने साबित किया था d1 इज आल्सो अ मेट्रिक ऑन x। याद है, इससे एक रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट एक ये निकलता है कि अगर एक मेट्रिक स्पेस है पहले से ही तो उसके ऊपर इन्फिनिट मैट्रिक्स डिफाइन की जा सकती है। मिसाल के तौर पे कैसे? मेट्रिक स्पेस पहले से थी, उसके ऊपर डी मेट्रिक थी, आपने इस फार्मूले के तहत एक नई मेट्रिक प्रूव कर ली है d1। एक और मेट्रिक भी तो हो सकती है d2, उसको अगर आप इस तरह डिफाइन करें d2xy इज इक्वल टू d1xy ओवर 1 प्लस d1xy, ये दोबारा एक नई मेट्रिक बन जाएगी। ये बात समझ आई? नहीं बनी ना? इसको मेट्रिक बनाने के लिए d यूज़ हुआ था, इसको मेट्रिक बनाने के लिए d1 यूज़ हो रहा है। तो आप इस तरह से कितनी मेट्रिक्स बना सकते हैं? इन्फिनिट मेट्रिक्स बना सकते हैं। यानी आप देखें, इसका एक फार्मूला जनरेट हो सकता है di xy इज इक्वल टू di माइनस 1 xy ओवर 1 प्लस di माइनस 1 xy where I varies from 1 to n और I is a natural number। तो फार्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो जब आप यहाँ इसको डी नॉट जो आएगा हमारे पास, उसको आप यही समझें कि डी है, और बाकी आप चीज़ें देखते हैं कि d2 के लिए d1 आ जाएगा। जैसे ही आप आई पुट करते हैं 2 तो d2 के लिए d1 आ जाएगा, d3 के लिए d2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कितनी बन गई हैं? इन्फिनिट मैट्रिक्स। अभी और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें इसको हम चेंज भी करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, नीचे भी 2 लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, नीचे भी 3 लगा देते हैं। तो मैट्रिक्स बनने की जो तादाद है वो इन्फिनिट हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स स्पेस गिवन है उस पे इन्फिनिट मैट्रिक्स डिफाइन की जा सकती है। नेक्स्ट मैंने आज एक डेफिनेशन करनी है डिस्क्रीट मैट्रिक। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये एक सवाल हम पहले करते हैं, उसका फिर जवाब यहाँ से मिलेगा हमें डिस्क्रीट मैट्रिक। हमने इस क्वेश्चन ये है कि क्या हर नॉन एम्प्टी सेट मैट्रिक स्पेस बनाया जा सकता है? सवाल, मैट्रिक स्पेस क्या थी? एक नॉन एम्प्टी सेट, और नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर आप एक फंक्शन, उसकी नॉन एम्प्टी सेट x है, x क्रॉस x के ऊपर आप फंक्शन डिफाइन करते हैं जो ये डिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, चार को, उसको हम कहते हैं मैट्रिक। अब सवाल ये है, क्या हर नॉन एम्प्टी सेट जो है मैट्रिक स्पेस बनाया जा सकता है? इससे पहले एक सवाल मैं आपसे और कर लेता हूँ। ग्रुप की डेफिनेशन याद है आपको? ग्रुप थ्योरी, ग्रुप तो बड़ा आसान था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट और उसके ऊपर वो कंडीशंस हैं। तो उस सवाल का पहले जवाब दे दें, क्या हर नॉन एम्प्टी सेट जो है ग्रुप बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। अंडर एडिशन अगर आपने ग्रुप बनाना है तो उस सेट में ज़ीरो होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर आप ज़ीरो निकाल दें तो वो सेट कभी भी अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनेगा। और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना हो तो उसके अंदर 1 होना ज़रूरी है। आप सिर्फ उस सेट से 1 निकाल दें वो कभी भी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनेगा। और अगर किसी सेट में ना 0 हो ना 1 हो, वो ना ग्रुप अंडर एडिशन बन सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन। तो हर नॉन एम्प्टी सेट ज़रूरी नहीं है ग्रुप बने।
इसी सवाल को हम यहाँ पे ले आते हैं कि क्या हर नॉन एम्प्टी सेट मैट्रिक स्पेस बन सकता है, तो इसका जवाब है जी बन सकता है। अब वो देखिए कैसे। डिस्क्रीट मैट्रिक, इसको यूजुअली डी नॉट से आप डिनोट करते हैं। डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो अगर ये डेफिनेशन फंक्शन हम अगर इस तरह डिफाइन कर लें, आपके पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है और उसके ऊपर आप ये वाला फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि जब भी एक्स और वाई आपस में बराबर हों तो उनके दरमियान डिस्टेंस 0 हो, और जब भी एक्स और वाई बराबर ना हो तो डिस्टेंस 1 हो। तीसरी कोई ऑप्शन नहीं। ये तो हमें पहले से ही पता है कि अगर मैट्रिक बननी है तो पॉइंट सेम हो तो डिस्टेंस हमेशा 0 ही होना चाहिए। अगर पॉइंट सेम नहीं है तो 0 के अलावा दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। अब आप देखते हैं कि पहले सवाल आपका ये होगा कि क्या इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर, इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या ये मैट्रिक है। यानी अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज़ करूं तो मुझे क्या करना है, मुझे मैट्रिक के 4 एक्सिम्स प्रूव करने हैं। तो मुझे पहले ये देखना है कि क्या मैट्रिक के 4 एक्सिम्स प्रूव करके हुए प्रूव होते हैं। तो मैं पहला एक्सियम अगर प्रूव करता हूँ, पहला एक्सियम क्या था, डी नॉट एक्स वाई। ये कंडीशन क्या कहती है, इसमें कितनी ऑप्शंस है, या 0 या 1। 0 किस केस में है, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ एक्स इज, दो ही ऑप्शन है, तीसरी तो ऑप्शन ही नहीं है डेफिनेशन में। और ये दोनों ऑप्शन जो हैं क्या इनमें कोई नेगेटिव है, तो हम फिर क्या ये नहीं कहेंगे कि ये चूँकि है सिंस डी नॉट इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, देयरफॉर डी नॉट एक्स वाई क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0। इस झगड़े में पड़े बगैर कि एक्स वाई के बराबर था या नहीं था। अगर एक्स वाई के बराबर है तो वो 0 हो जाएगा, और अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो वो 1 हो जाएगा। तो 1 0 से बड़ा है, तो दोनों ऑप्शंस आ गई, कवर हो गई हैं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि डी नॉट एक्स वाई लेस देन 0 आ गया हो, वो ये नहीं आने देती। यही डेफिनेशन यूज़ कर रही है ना, ये उसको लेस देन 0 आने नहीं देती। तो लिहाजा हमारे सामने आ गया कि पहला एक्सियम प्रूव हो गया M1। M2 याद करें क्या था, M2 था कि आपने डी एक्स वाई को 0 लेना है। अब अगर डी एक्स वाई को 0 लेना है तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक्स वाई के बराबर होगा। और डेफिनेशन ये भी कहती है कि अगर एक्स वाई के बराबर हो तो डी एक्स वाई क्या होगा, M2 भी साबित हो गया। M3 क्या था बता सकते हैं, M3 है डी नॉट एक्स वाई किसके बराबर है, 0 के, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, सॉरी इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 1 के, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ऐसे ही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 0 इफ वाई इज इक्वल टू एक्स, 1 इफ वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, तो क्या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज की है, नहीं की ना। अगर आप ये कहते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एक्स तो एक ही बात है। अगर आप कहते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई या वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स तो एक ही बात है। लेकिन इससे हो क्या गया, ये किसके बराबर हो गया, डी नॉट वाई एक्स। तो आपने ये भी आर्गुमेंट से साबित कर दिया कि डी नॉट एक्स वाई बराबर है किसके, डी नॉट वाई एक्स के। यही आपके पास क्या था, ये थर्ड एक्सियम। नाउ व्हाट अबाउट M4। M4 ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हमें केसेस सपोज करने पड़ेंगे। अगर हम पहला केस ले लेते हैं, केस 1, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं सेट के एलिमेंट्स, 3, एक्स वाई जेड। अगर आप एक्स वाई के बराबर ले लें और वाई जेड के बराबर ले लें तो देन होगा क्या, उस डेफिनेशन के मुताबिक डी नॉट एक्स वाई भी 0 होगा
डी नॉट वाई जेड भी ज़ीरो होगा और डी नॉट एक्स जेड भी ज़ीरो होगा। ठीक होगी बात, क्योंकि आपने सारे बराबर ले ली। एक्स वाई के बराबर है तो ये ज़ीरो होगा, एक्स जेड के बराबर है तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, वाई जेड के बराबर है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। किस वजह से? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव डी नॉट मेट्रिक यूजिंग द डेफिनेशन। व्हाट इज दैट? डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो पहला केस हमने ले लिया। पॉसिबल है अगर जो तीनों पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो डिफरेंट अगर सेम हो तो फिर क्या होता? इस सूरत में मुझे ये बताएं कि क्या मैं ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिख सकता हूँ? इस ज़ीरो की जगह मैं लिख देता हूँ डी नॉट एक्स जेड, इस ज़ीरो की जगह लिखता हूँ डी नॉट एक्स वाई, और उसकी जगह लिख सकता हूँ डी नॉट वाई जेड। होगी बात? इसको हम कर देते हैं नंबर वन। ये तो एक केस लिया, तीनों पॉइंट जो थे सेम ले लिए। सेकंड केस पॉसिबिलिटी में ये ले सकता हूँ एक्स तो वाई के बराबर है लेकिन वाई जेड के बराबर नहीं है। नाउ कीप इन माइंड, अगर वाई जेड के बराबर नहीं है तो फिर जेड एक्स के भी बराबर नहीं होगा। क्यों होगा? समझ आ रही है ना? एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर नहीं है तो फिर जेड एक्स के बराबर नहीं होगा। इस सूरत में मुझे ये बताएं डी नॉट एक्स वाई क्या होगा, डी नॉट वाई जेड क्या होगा, और डी नॉट एक्स जेड क्या होगा? वन। शाबाश, ठीक है। अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन, ऐसे लिख सकता हूँ? अब मेरा वन ये वाला मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ डी नॉट एक्स जेड, इधर मैं ज़ीरो इस्तेमाल कर लेता हूँ डी नॉट एक्स वाई, इधर मैं वन इस्तेमाल कर लेता हूँ डी नॉट वाई जेड। तो ये मेरे पास क्या आ जाती है? हम बढ़ रहे हैं किस तरफ? ट्रायंगल इनइक्वालिटी की तरफ। ये इक्वालिटी दे रही है, ये भी इक्वालिटी दे रही है। केसेस और भी हैं, बुक में सारे डिस्कस किए हुए, मैं एक केस और डिस्कस कर देता हूँ। वो कौन सा है कि अगर आपका एक्स वाई के बराबर नहीं है, वाई जेड के बराबर नहीं है और जेड एक्स के बराबर नहीं है, तो फिर आपके पास सारे डी नॉट एक्स वाई वन, डी नॉट एक्स जेड वो भी वन, और डी नॉट क्या रह गया? अब वाई जेड रह गया, वो भी वन। और ये आपको पता है कि वन को लिखा जा सकता है वन इज लेसर दैन वन प्लस वन। यहाँ क्या आ जाएगा? डी नॉट एक्स जेड लेसर दैन डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड। तो ये सारी कंडीशंस को अगर आप कंबाइन करें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ आई हैं? या तो डी नॉट एक्स जेड लेसर देन है डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड, या डी नॉट एक्स जेड जो है वो इक्वल है डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड। तो चारों कंडीशंस चूँकि प्रूफ हो चुकी हैं, तो इस डेफिनेशन के तहत हमने ये प्रूफ चूँकि कर लिया कि डी नॉट एक्स जेड लेसर आर इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड। ये मैंने इनसे कंक्लूड किया। वन में इक्वालिटी आ रही है, और ये वाली आप देखते हैं वन में इक्वालिटी आ रही है, टू में भी इक्वालिटी आ रही है, और थ्री में आपके पास क्या आ रहा है? इनइक्वालिटी। तो इस झगड़े में पड़े बगैर कि एक्स वाई जेड का आपस में क्या रिलेशन है, हमारे पास जो डेवलपमेंट हुई है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हुई। लिहाजा हम ये कहेंगे कि डी नॉट इज़ अ metric on X and is called discrete metric on X। और फिर इसके नतीजे में एक्स डी नॉट जो है वो क्या कहलाएगी? एक्स डी नॉट इज कॉल्ड discrete metric space।
तो समझ आ गई क्वेश्चन की क्या था रिजल्ट जब हमने प्रूव किया। हमने बेसिकली एक रिजल्ट ये प्रूव किया, एवरी नॉन एम्प्टी सेट कैन बी मेड अ मेट्रिक स्पेस। कुछ भी ना मिले तो सिर्फ अगर हम यही फंक्शन डिफाइन कर लें तो देन दैट विल बी अ मेट्रिक स्पेस। और ये जो खास किस्म की मेट्रिक स्पेस है ये डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कहलाती है। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? तो आज हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के टॉपिक के ऊपर ही इसको वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल्स और टॉपिक हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।